डीनेचरेशन के बाद जो पॉलीपेप्टाइड्स मतलब उसके कोई टुकड़े हमें मिलेंगे उन पॉलीपेप्टाइड्स के टुकड़ों को जो डीनेचरेशन के बाद प्रोटीन के बनेंगे उनको हम बोलेंगे रैंडम पॉलीज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम करने वाले हैं किसको, आज हम करेंगे इंशाल्लाह नॉन रिपीटेटिव। क्या करेंगे, हमारे पास आज क्या है, कौन सी सेकेंडरी प्रोटीन्स है, नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब प्रोटीन्स के अंदर देखो, जब हमने ये लेक्चर ये सीरीज स्टार्ट की थी तो हमने कहा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद हमने अल्फा हेलिक्सेस वाले जो क्लास है उसमें कहा था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ होते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर्स, क्या होते हैं रेगुलर स्ट्रक्चर, और कुछ हमारे पास होंगे नॉन इरेगुलर कह दो, नॉन रेगुलर कह दो, जो भी तुम लोगों की मर्जी है वो स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, रेगुलर में हमने कहा था कि अल्फा हेलिसेस है जिसको हमने पढ़ना है, हमने कंप्लीटली इसको डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने बीटा शीट्स को भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने बीटा टर्न्स को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। टर्न्स थे या इसको रिवर्स टर्न्स भी बोल रहे थे या इसको हम बीटा बैंड्स भी बोल रहे थे, तो ये सारे इसी के नाम थे। तो ये तीनों हमारे पास रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन्स या सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसमें रेगुलर हमारे पास ये वाली चीज़ है। रेगुलर का मतलब क्या है या रिपीटेटिव का मतलब क्या है कि जैसे अल्फा हेलिक्सेस की अगर हम बात करें तो अल्फा हेलिक्स में हर 3.6 अमीनो एसिड के बाद प्रॉपर रेगुलर टर्न आ रहा था, ऐसे ऐसे, फिर रेगुलर टर्न, रिपीटेशन हो रही थी बार बार ऐसे, याद आ रहा है कुछ, ऐसे क्या हो रही थी, रेपिटेशन हो रही थी अल्फा हेलिसेस में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नॉन रिपीटेटिव है। नॉन रिपीटेटिव नाम से पता चल रहा है कि इसमें इस तरह की रिपीटेशन नहीं होगी, बल्कि वो कुछ रैंडम उनके ऑर्गेनाइजेशन होंगे। रैंडम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि उसमें जो ऑर्डर है, अब ये थोड़े ऑर्डर है लेस ऑर्डर, मतलब ये प्रॉपर ऑर्डर में आ रही थी ये चीज़ें। बीटा शीट्स में भी देखें तो प्रॉपर ऑर्डर में सारा कुछ हो रहा था। बीटा टर्न्स में भी तकरीबन ऑर्डर था जिसमें पहला और फोर्थ अमीनो एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, और ये सारा रेगुलर प्रोटीन्स में या जो रेगुलर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे नॉन रेगुलर जो होते हैं हमारे पास नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं होती है कहीं नहीं होती, कोइल्स बनते हैं, थोड़े बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उसमें जो ऑर्डर है वो लेस ऑर्डर्ड होते हैं, याद रखना। जो नॉन रिपीटेटिव क्या है हमारे पास, वो लेस ऑर्डर्ड, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रॉपर नहीं होगी। ऑर्डर जो है जैसे बीटा शीट्स और अल्फा हेलिसेस में था वो प्रॉपर इसमें उस तरह का ऑर्डर हमें दिखने को नहीं मिलता। तो उसके बाद जो नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं ये भी ज़्यादातर हमारे पास होते हैं किसके अंदर, ये होते हैं हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में। मैंने पहले भी बात की थी कि जो फिब्रस प्रोटीन उनका काम इजी है, ज़्यादातर अल्फा हेलिसेस जो है वो फिब्रस प्रोटीन का पार्ट होते हैं क्योंकि उसमें सीधे एक फाइबर की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है उसमें ग्लोब की शक्ल में जब आएगा, गोल शक्ल में आएगा, तो उसको लाजमी तौर पर टर्न्स भी चाहिए होते हैं, उसका भी कोई ग्लोब है, कोई ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो उसमें जो अल्फा हेलिसेस है, अब ये बिल्कुल अल्फा हेलिस है इधर, लेकिन ये अल्फा हेलिस टर्न भी नहीं कर सकता, इसके पास सरफेस के पास टर्न्स चाहिए, लूप्स चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास या तो बीटा टर्न्स उसमें इन्वॉल्व थे जो सरफेस प्रोटीन्स पे आ रहे थे, या उसके बाद उसमें इन्वॉल्व होंगे नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या है बिलफर्ज, ये हमारे पास एक अल्फा हेलिक्स है, ये एक अल्फा हेलिक्स है इस ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे कोई नॉन रेगुलर से स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके बाद फिर से अल्फा हेलिक्स आ जाता है, फिर एक टर्न आ जाता है, उसके बाद फिर कुछ नॉन रेगुलर सा रैंडम सा सीक्वेंस होगा, इसमें कुछ लूप्स भी होंगे या कुछ इस तरह के हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे फिर कोई बीटा शीट हो, लेकिन उस बीटा शीट के आगे फिर टर्न लगाओ। तो अब ये देखो कुछ इसमें रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि अल्फा हेलिसेस हो गए या बीटा शीट्स हो गए, और कुछ हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर ग्लोब्यूलर प्रोटीन को हम देखते हैं तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में हाफ हमारे पास मतलब आधा ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स का होगा, किसका होगा, रेगुलर स्ट्रक्चर्स का होता है तकरीबन, जिसमें अल्फा हेलिसेस बीटा शीट्स वगैरह आएंगे। और जो हाफ जो आधा हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसमें ज्यादातर हमारे पास यही नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक ये होते हैं, एक इस पर फिर आगे मोटिव्स आते हैं जिसको सुपर सेकेंडरी बोलते हैं, वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आधे हमारे पास इस तरह के रेगुलर स्ट्रक्चर्स होंगे अल्फा हेलिसेस या बीटा शीट्स वगैरह, और आधे हमारे पास नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास अगर आधा ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारे पास नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस का बन रहा है तो इट्स मीन है कि ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है।
ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब ज्यादातर ये जो हमारे पास नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास है लूप्स की। किसकी? लूप्स की। मैंने बीटा बैंड्स के बारे में बात की थी कि बीटा बैंड्स और बीटा लूप्स में फर्क होता है। लूप्स क्या है? लूप थोड़े से बड़े डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जबकि हमारे पास बीटा बैंड 4 अमीनो एसिड्स के होते हैं। उनमें कुछ ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन लाते हो, जैसे 5 बैंड्स की बात करते हैं तो उसमें 5 आ जाते हैं, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एग्जांपल जो अगर हम बात करते हैं तो नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जांपल लूप्स और कॉइल्स की। ठीक है, इस तरह के ये कॉइल्स बने होंगे, कहीं पर इस तरह का लूप बना होगा, और उन लूप्स में भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ वो ओमेगा लूप है। कौन से वाले लूप है? ओमेगा लूप। ये जो ओमेगा लूप है जिसमें 6 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो ओमेगा के स्ट्रक्चर में ऐसे एक लूप सा बन जाते हैं जिसकी ये आखिरी वाले अमीनो एसिड आपस में बाइंड करते हैं, बाकी में कोई बाइंडिंग नहीं होती, उस तरह के एक लूप बनता है, उसको ओमेगा लूप बोलते हैं। तो ये जो कॉइल्स हैं या ये जो लूप्स हैं, ये भी ज्यादातर हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन के सरफेस पे होते हैं। किस पे होते हैं? सरफेस पे होते हैं। तो सर सरफेस पे होने की वजह से यहाँ पे टर्न्स भी बन सकते हैं, या इन सरफेस ये जो हमारे पास नॉन रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो लूप्स हैं या जो कॉइल्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास प्रोटीन स्टेबिलिटी में। इसमें स्टेबिलिटी में एक तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, उसको स्टेबल रखते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे जो लिगेंड्स होते हैं, कोई प्रोटीन है वो लिगेंड के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा। तो वो बाइंडिंग जो लिगेंड कहाँ आके बाइंड करते हैं? ज्यादातर लिगेंड हमारे पास जो कॉइल्स या लूप्स होते हैं वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। वहाँ पे क्या कर जाते हैं? बाइंड। मतलब ये बिल फर्जर, ये हमारे पास एक अल्फा हेलिक्स है, उसके बाद एक लूप है, और उसके बाद एक दूसरा अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, तो ये जो लूप है, वो जो लिगेंड है, वो यहाँ पे आके बाइंड कर सकते हैं, या ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं उनमें जो हमारे पास कोफैक्टर आके बाइंड करता है, वो भी हमारे पास इन्हीं लूप्स के ऊपर आके बाइंडिंग करता है। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल थी लूप्स या कॉइल्स, जहाँ पे भी आएंगे तो इसका मतलब वो नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर ज्यादा होते हैं और इसमें ऑर्डर इतना ज्यादा नहीं होता। अब ये कॉइल से एक और टर्म है, वो थोड़ा सा याद रखना कि ये कॉइल्स और रैंडम कॉइल्स में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, एक नाम आता है रैंडम कॉइल्स का। तो रैंडम कॉइल्स क्या है? वो नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं होती, याद रखना। रैंडम कॉइल्स को मैं अलग से बता देता हूँ, एक नाम आएगा रैंडम कॉइल्स। अब ये जो रैंडम कॉइल्स है, ये नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि रैंडम कॉइल्स कब बनेंगे? जब एक प्रोटीन हमारे पास डीनेचर होगा। क्या? प्रोटीन क्या होगा हमारे पास? डीनेचर होगा। आफ्टर द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स, एक प्रोटीन डीनेचर हो गया, ग्लोब्यूलर प्रोटीन था, वो जगह जगह से टुकड़े टुकड़े हो गए, उसको टेम्परेचर देख तुम लोगों ने डीनेचर किया, पीएच से डीनेचर किया, जो जिस तरीके से भी डीनेचर किया। डीनेचर का मतलब क्या? उसकी शेप चेंज हो गई, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन सब कुछ खत्म हो गया। तो वो जो डीनेचरेशन के बाद जो पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब उसके कोई टुकड़े हमें मिलेंगे, उन पॉलीपेप्टाइड्स के टुकड़ों को जो डीनेचरेशन के बाद प्रोटीन के बनेंगे, उनको हम बोलेंगे रैंडम कॉइल्स। उनको क्या बोलेंगे? रैंडम कॉइल्स। तो रैंडम कॉइल्स को इनके साथ कंफ्यूज ना करना। ये कॉइल्स और होते हैं, ये बड़े ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब इसमें ऑर्डर ज्यादा नहीं होते, कि प्रॉपर सीक्वेंस होते हैं। यहाँ पर रैंडम कॉइल्स में हमारे पास डीनेचरेशन के बाद कोई प्रोटीन जहाँ से भी टूट गया, तो वो जो छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स के चेन बनते हैं, उनको हम बोलते हैं रैंडम कॉइल्स। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर प्रोटीन में ज्यादा होता है, सरफेस पे इनका काम ज्यादा होता है, और इनका काम आगे आके फिर जो टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पे इसका काम निखर के सामने आएगा, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन फोल्डिंग में। ज्यादातर ये जो साइटोक्रोम सी का नाम सुना होगा, तो उसकी फोल्डिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है सेकेंडरी जो नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये बात हो गई, बाकी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, ज़्यादा इसके हम डेप्थ में नहीं जाने वाले। वो वैसे ही मतलब बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बीटा टर्म्स और बीटा जो लूप्स है, इनमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो इतना याद रखो, बीटा टर्म्स जो रेगुलर होते हैं, ये हमारे पास इरेगुलर होते हैं, और इनमें जो रिपीटिशन है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, जिसमें सरफेस के ऊपर ये ज़्यादा होते हैं, स्टेबिलिटी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद लिगेंड की जो अटैचमेंट है प्रोटीन्स के साथ, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमारे पास नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। रैंडम कॉइल्स के साथ इनका क्या वो है? तो रैंडम कॉइल्स और चीज़ है, ये वाले हमारे पास और चीज़ होती है। इसके बाद लूप्स में ओमेगा लूप्स है, इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल है, जैसे कि मेम्ब्रेन लूप्स। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन लूप्स है, इसी तरह हमारे पास सॉल्युबल लूप्स है। तो वो सारे लूप्स हमारे पास क्या होते हैं? नॉन रिपीटेटिव
सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मोटिव्स या फिर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो बायोइनफॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रोल है मोटिव्स का, डोमेन्स का। मोटिव्स क्या होते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा कह रहा हूँ, जो हमारे पास है बीटा अल्फ़ा बीटा लूप्स, या हमारे पास ल्यूसीन जिपर है, तो उसके बाद जिंक हमारे पास फिंगर है। तो ये सारे हमारे मुख्तलिफ हमारे पास मोटिव्स होते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कि मोटिव्स क्या है, उस पर हम डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।